नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मीकांत पॉलिटी से हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर नंबर 26 है वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो है वो रिकॉर्ड करके डाल दी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका अधिकार क्षेत्र मतलब उसकी पावर है वो कहाँ कहाँ तक है। तो हम पढ़ रहे थे ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है। ओरिजिनल का मतलब है जो मतलब कि खुद ही डायरेक्ट केस सुनेगा बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए हुए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई सेंटर के बीच में और या एक से एक ज्यादा स्टेट के बीच में अगर झगड़ा चल रहा हो तो वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। दो या दो से ज्यादा राज्य हो और सेंटर हो तो वो केस जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। या दो से ज्यादा राज्य आपस में लड़ रहे हों किसी चीज को लेके, जैसे पानी को लेके लड़ते हैं, रिवर डिस्प्यूट जो होता है दो स्टेट्स के बीच में, इंटर वाटर डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, या फाइनेंस का कोई मैटर होता है, तो वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो आती है रिट जुरिडिक्शन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रिट का मतलब क्या होता है। रिट एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है रिटन में ऑर्डर। जैसे कि हमारे यहाँ जो कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के अंडर रही है, हम स्लेव रही हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया है, तो पहले रॉयल किंग के नाम पे ऑर्डर इश्यू होते थे। फिर बाद में जैसे हमारा देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी मेंटेन हुई, तो सबसे अभी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कोर्ट होते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट जुरिडिक्शन की, मतलब सीधा ऑर्डर देगा। और ये जो रिट होती है ना, ये पॉलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार मैच ऑफ द कॉलम में भी आ सकता है, इनका मतलब भी आ सकता है, कौन कौन सी रिट किसके लिए है वो चीज भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिट्स कितने तरीके की होती हैं। तो ये 5 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है कोवारंटो, और पांचवी है सर्चररी। ठीक है, ये आपको नाम पता लग गई है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कि उस इंसान को लाया जाए मेरे सामने। और ये कब होती है, जब कोई गलत तरीके से किसी इंसान को, किसी पर्सन को डिटेन कर लेता है, चाहे कोई भी पर्सन हो। ये रिट है वो किसी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट है वो जारी कर सकता है। तो डिटेन तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन करता है। सपोज करो कि पुलिस ने किसी को डिटेन कर लिया, कि मतलब कि नजरबंद कर लिया, और उस बंदे का कोई खोज खबर नहीं चल रही। उसके किसी रिलेटिव ने जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि भाई मेरा जो रिलेटिव है या जो मेरा रिश्तेदार है वो, हम उसके बारे में पता नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता वो जिंदा है कि मर गया है, तो उसके बारे में हमें पता करना है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अथॉरिटी को कि आपको ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस जो भी पर्सन आपने डिटेन कर रखा है उसको आप हमारे सामने लेके आओ और एक्सप्लेन करो कि आपने क्यों डिटेन किया है, क्यों उसको नजरबंद किया है। अगर अथॉरिटी के पास वैलिड रीजन नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसका जो डिटेन है वो रद्द हो जाएगी और रिलीज करना पड़ेगा वो पर्सन। और ये कब इश्यू होती है, ये सोचने वाली बात है, जब किसी पर्सन की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसका हनन हो रहा हो, बिना किसी अरेस्ट वारंट के उसके उसको नजरबंद कर लिया गया हो, फर्जी केस में बंद कर लिया गया हो, या किसी ने उसको किडनैप कर लिया है, या उसकी लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 का जो वायलेशन हो रहा है उस केस में। और बेसिकली ये किसके खिलाफ यूज की जाती है, ऑब्वियस सी बात है अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी के खिलाफ, पुलिस को लेके, गवर्नमेंट को लेके, या प्राइवेट कंपनी को लेके, ठीक है, तो ये किसी के खिलाफ भी इश्यू की जा सकती है। उसके बाद हमारी दूसरी रिट आती है मैंडमस। क्या आती है, मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, भी हम आपको कमांड कर रहे हैं, मतलब कि हम आपको आदेश दे रहे हैं। ये जो रिट है ये पब्लिक ड्यूटी ना करने वालों को फोर्स करती है कि आप अपना काम करो। मतलब अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट जारी की जाती है कि अब अपना काम है वो ढंग से करो। और ये कब जारी की जाती है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई लोअर कोर्ट हो जो अपनी ड्यूटी इग्नोर कर रहा है, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा, किसी को प्रमोशन नहीं दे रहा, किसी का लाइसेंस इश्यू नहीं कर रहा, किसी कोई अपना मतलब कि
अपने ही मनमाने तरीके से डिसीजन ले रहा हो तो उसके खिलाफ में ये जारी होती है। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी होगी या गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, कोर्ट के खिलाफ। किसी प्राइवेट पर्सन के लिए ये रिट अवेलेबल नहीं है। हैबियस कॉर्पस किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी जारी हो सकती है, लेकिन मैंडेमस है सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, ये डिफरेंस है। दूसरा, और जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, जब तक वो ऑफिस में है, मतलब कि जब तक वो कार्यरत हैं, तब तक उनके खिलाफ भी ये रिट है वो इशू नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जो इसमें की पॉइंट है कि ये जो है मैंडेमस रिट है ना, ये नेगेटिव नेचर की नहीं है। नेगेटिव नेचर की कैसे नहीं है, मतलब ये अथॉरिटी को कमांड दे रही है कि भाई आप काम करो, मतलब कि पॉजिटिव काम करो। पहले कोर्ट चेक करता है कि ड्यूटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और इसको जो ये रिट्स हैं इनको हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 226 के अकॉर्डिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग है, उनका यूज करके ये रिट्स हैं वो जारी करते हैं कोर्ट्स। फिर तीसरे नंबर की रिट आती है प्रोहिबिशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्रोहिबिशन भी मतलब रोक रहे हैं, रोकना। तो ये जो रिट है ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। क्या कि भाई अगर कोई ट्रिब्यूनल है वो अपना अधिकार क्षेत्र क्रॉस ना करे, मतलब अपनी जुरिडिक्शन है वो क्रॉस ना करे। कई बार क्या होता है ना, फ्लो फ्लो में पता लगता है, दूसरे के मैटर में भी इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो ये जो जुडिशियल जो ट्राइब्यूनल होते हैं, छोटे लोअर केस जो होते हैं, और या फिर क्वासी जुडिशियल जो बॉडी होती हैं जिनका फैसला कुछ जुडिशियल होता है, उनके खिलाफ ये जारी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या है, ये थोड़ा सा नेगेटिव ऑर्डर है, इसमें कहा ना स्टॉप, प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। और लेकिन जो इससे पहले हमने मैंडेमस करी थी वो पॉजिटिव की है। ये इस तरह से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भी किसका नेचर नेगेटिव है, किसका नेचर पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आती है सर्चुररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब आपको किसने सर्टिफाइड किया है ये काम करने के लिए, आप क्या इस चीज के एलिजिबल हो कि नहीं हो, इसको लेके रिकॉर्ड मांगा जाता है कोर्ट की तरफ से कि दोबारा कोई किसी तरह की गलती ना हो। इसमें किसी फैसले पे दोबारा से जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी केस में फैसला आ गया और फिर वो कई बार रिव्यू पिटिशन भी डाल दी जाती है, और इस केस में क्या होता है कि लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपका बहुत हो गया, आप ढंग से काम कर नहीं कर रहे हो, ये फैसला हम सुनेंगे और हम इस पे डिसीजन देंगे। उसके बाद आती है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब किस पोस्ट से किस अथॉरिटी से आप ये चीज है वो होल्ड कर रहे हो, मतलब किसी को चैलेंज करना। ये कब कब इश्यू होती है, जब कोई जैसे पब्लिक फिगर है, जैसे कोई एमएलए है या किसी यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर है, वो गलत तरीके से अपॉइंट हो जाए, उसकी क्वालिफिकेशन ना हो या इलीगल तरीके से हुआ हो, और इस जो रिट को कोई भी सिटीजन है वो फाइल कर सकता है। कोई स्पेशल होने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब कोई भी इसको फाइल कर सकता है किसी भी पब्लिक फिगर के खिलाफ जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हो। लेकिन ये प्राइवेट जॉब वालों के लिए नहीं है। अब मैं सपोज करो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, अब मैं बिजनेस में अपने तरीके से कर रही हूँ, भी अपना बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कोई सरकारी ऑफिस तो होल्ड कर नहीं रखा, तो मेरे खिलाफ कोई ये थोड़ी ना रिट लगा सकता है कि मैडम आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं हो सकता। जो पब्लिक अथॉरिटी मतलब कि सरकारी जॉब में है या सरकारी ऑफिस में है, उसके खिलाफ ये रिट है वो फाइल की जा सकती है। और इसमें ऑफिस की प्रोटेक्शन की जाती है, इंटीग्रिटी बची रहती है, किसी इंस्टीट्यूशन की जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, उसका वे ऑफ वर्किंग है, वो चीज इस रिट से है वो मेंटेन की जाती है। इसमें मतलब कि रिजाइन नहीं देना होता, और सीधा ये लगा लो कि एक तरह से रिमूवल ही किया जाता है अगर वो गलत तरीके से हो तो इस रिट का यूज कम होता है। जो ओवरऑल डिफरेंस है समझने वाली बात ये है कि रिट, पहली रिट है आपकी हैबियस कॉर्पस, उसका सीधा सा मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, जिस पर्सन को सामने लेके आओ, अगर आपने इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है तो उसको रिलीज करो। और ये किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ जारी की जा सकती है।
दूसरी आपने याद रखना है मैंडेमस। क्या याद रखना है? मैंडेमस। ये क्या है? रिट का नाम है, दूसरी रिट का नाम है। इसका मतलब होता है कमांड भी, हम आदेश देते हैं किस, ऑब्वियसली बात है, दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, किसको देगा? पब्लिक बॉडी को, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसको देगा। प्रोहिबिशन नाम से पता लग रहा है कि प्रिवेंट करना, रोकना भी, कोई गलत फैसला ना हो जाए, पहले ही रोकना, मतलब कि फैसला देने से पहले ही रोक लेना। और ये जुडिशियल बोर्ड के लिए क्या, जो एनजीटी वगैरह होते हैं, लोअर कोर्ट है, उनको हायर कोर्ट है ये रिट इश्यू करता है। और जो सरसरी रिट है ये डिसीजन होने के बाद लगती है, मतलब कि कोई गलत डिसीजन दिया गया, किसी केस में कोई गलत डिसीजन दिया गया, तो उस डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए सरसरी रिट है वो फाइल की जाती है। और को वारंट होता है चैलेंज, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे किसी पब्लिक फिगर को चैलेंज कर रहे हैं कि ये गलत तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट है वो गलत तरीके से, तो ऑब्वियस बात है कि ये किसके खिलाफ जारी होगी? जो ऑफिसर होगा या पब्लिक फिगर होगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इसमें ये थोड़ा सिर्फ नाम दे रखे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से। और रिट्स का एक स्पेशल चैप्टर भी आता है, तो उसमें भी मैं आपको दोबारा से ये चीजें पढ़ाऊंगी, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इनके नाम है वो पता होने चाहिए। और दूसरा क्या होता है, अपील जुरिडिक्शन भी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब कि अपील लेके हम जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश प्रीवी पर्स रिमूव किया गया था। और अपील आप किस केस में लेके जा सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जो संवैधानिक मैटर होते हैं, वो सिविल मैटर होते हैं, क्रिमिनल मैटर होते हैं, या कोई किसी तरह की स्पेशल लीव टाइप के मैटर होते हैं, उनके बारे में। अब बात देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड द केस इन्वॉल्व अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हाई कोर्ट ने क्या किया कि कोई जजमेंट दी, उस जजमेंट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपील कर सकते हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से लेके ऐसा कोई कानून है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की व्याख्या है वो गलत तरीके से की गई है, और आपको लगता है कि फैसला गलत दिया गया है, या जो कानून है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हाई कोर्ट ने, तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर है सिविल मैटर। सिविल केस होते हैं, जैसे जो ये IAS IPS होते हैं, इनकी सैलरी को लेके, या फिर इनका कोई ट्रांसफर को लेके, इस तरह के जो कोर्ट हैं, मैटर हैं, सिविल मैटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं, उनको लेके भी जाया जा सकता है, सर्विस मैटर को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में। ये लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि केस इन्वॉल्व द, वही सबसे ऊपर वाली कंडीशन कि भाई जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो फाइनल आंसर है वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी, ये सही था कि गलत था। ओरिजिनली कहते हैं कि ओनली दो सिविल केसेस दैट इन्वॉल्व द सम ऑफ नॉट लेस देन 20,000 कुड बी अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी अगर हम देखें, जो मॉनिटरी लिमिट है वो रिमूव कर दी गई है। 30वां जो संविधान में संशोधन किया गया था, एक्ट था 1972 का, पहले 20,000 तक की लिमिट का था, अब आप ये लिमिट है वो हटा दी गई है। फिर है क्रिमिनल मैटर। सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है आपकी अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन द क्रिमिनल, मतलब जो क्रिमिनल केस हैं उसमें अगर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जजमेंट है, तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। अपील को रिवर्स किया जा सकता है, पर्सन को छोड़ा जा सकता है, या उसको सेंटेंस वगैरह, जो डेथ सेंटेंस दी है या लाइफ टाइम जेल दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आप अपील कर सकते हो। ये कहता है कि हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो। सर्टिफाइड दैट केस इज फिट वन फॉर अपील टू द, केस फिट होना चाहिए कि हम अपील कर सकते हैं इस केस में कि नहीं कर सकते, तो ये है अपीलेट जुरिडिक्शन। फिर है स्पेशल लीव। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि स्पेशल लीव को लेके भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, और इसके प्रोविजन क्या है, 4 प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्रिशनरी पावर है, कैन नॉट बी क्लेम द मैटर ऑफ राइट, मतलब इसको आप मैटर ऑफ राइट नहीं बना सकते, ये सिर्फ अपील का मैटर है।
इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, किसी भी मैटर से हो सकती है, भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर भी हो सकता है, ये सिविल मैटर भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, इनकम टैक्स का भी हो सकता है। और फाइनल अथॉरिटी, जो फाइनल डिसीजन होगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। और ग्रांटेड की जा सकती है किसी की भी अगेंस्ट, कौन सी कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो आपका, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, उसके फैसले के अगेंस्ट है ये, अपेलेट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है। जैसे कुछ केसेस के नाम दिए हुए हैं, ये अभी इतना लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। जो रटने की जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि इस चीज पे आपने देखना है, फोकस करना है। फिर आती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, भी एडवाइस देना, आर्टिकल 143। मैंने इसको आपको याद करने का तरीका बताया था, आई लव यू, इजीली याद हो सकता है। जैसे कोई संवैधानिक मैटर होते हैं, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी होती है किसी भी संवैधानिक मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, जैसे कि संविधान में संशोधन करना हो, याद हो आपको, मैंने आपको बताया था ना, ये तो जरूर याद रखना है। 100वां लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, ये याद रखना है क्योंकि बांग्लादेश फिलहाल बहुत न्यूज में है और एक हमारी नेबरिंग कंट्री भी और सबसे बड़ा बॉर्डर भी हमारे साथ शेयर करती है। तो आर्टिकल 143 का जो यूज होता है वो एडवाइजरी नेचर का, मतलब कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है इस आर्टिकल के अंडर में। फिर रिकॉर्ड रखते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, भी सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, मतलब एक कोर्ट के पास अपना ही ऑर्डर रिव्यू करने की पावर होती है। मतलब मान लो कि दो बेंच के जजेस ने कोई फैसला दिया, उसी फैसले को पलटा जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, बस शर्त एक होगी कि अब जज ज्यादा होने चाहिए, बेंच है कम से कम अब 5 जजों की होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए, या ऐसे मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अल्ट्रा वायरे हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ताक पे रखा गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना किया गया हो, या इलीगल तरीके से वो चीज अफेक्ट कर रही हो डेमोक्रेसी को, तो उन फैसलों को भी नल एंड वॉइड दिया जा सकता है, मतलब अपने चीजों को रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाता है सुप्रीम कोर्ट, ये अंडर आर्टिकल 145 मतलब 145, इसके अकॉर्डिंग तो बेंच बनाता है कि एक सिंगल बेंच की जज सुनेगी, डबल की सुनेगी, या 5 की सुनेगी, या मोर देन 5 की सुनेगी। अब तक शायद केशवानंद भारती केस में 11 जजों की बेंच ने वो फैसला दिया था। अभी एक बार आप ये देख सकते हो कि अयोध्या जो केस आया था वो कितने जजों की बेंच ने दिया था, एक बार ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। रिव्यू जुरिडिक्शन मैंने आपको बता दिया, भी रिव्यू कर सकता है कोई चीज, कोई फैक्ट, कोई मैटर, कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई सफिशिएंट रीजन ना हो, तो इन चीजों पे रिव्यू किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हमारे संविधान ने बहुत ही तरीके से करी है, अलग अलग तरीके से की है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ द सर्वेबिलिटी, एक्लिप्स, टेरिटरी नेक्सस वगैरह के। तो ये जो इतने सारे डॉक्ट्राइन हैं इनको आपको नहीं याद करना है, जो स्पेसिफिक केस होगा मैं अब आपको बता दूंगी। हाँ, किसी का पॉलिटी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको फिर ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अमेरिकन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम कंपेयर करेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करेंगे कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है कि यूएसए का ज़्यादा पावरफुल है, वो हम देख लेते हैं। एक बार मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं, बाकी कल करेंगे। देखो, एक साइड है इंडियन सुप्रीम कोर्ट, दूसरी साइड है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इसकी जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो कॉन्फाइड रहती है फेडरल केसेस, मतलब सेंटर के केसेस के लिए। और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है फेडरल केसेस में भी है, और जो नेवल फोर्सेज है उनमें भी है, मैरीटाइम एक्टिविटी, एम्बेसडर वगैरह बहुत सारे जो एरियाज हैं इसके अंडर आते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कौन आगे है? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आगे है। अपेलेट ज्यूरिडिक्शन, सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं हमारा कोर्ट सुनता है, जितने भी सिविल मैटर होते हैं और क्रिमिनल मैटर होते हैं। और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो संवैधानिक मैटर तक ही है। तो अगर हम ज्यूरिडिक्शन की बात करें, अपील करने की बात करें, तो इंडिया का कोर्ट आगे है अमेरिका के कोर्ट से। फिर हम बात करते हैं वाइड डिस्क्रिशन है, स्पेशल लीव ग्रांट करना,
अपील टू एनी मैटर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट में जो कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं होती है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना, डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन नहीं होती है। और अमेरिका के कोर्ट में ऐसी कोई प्लेनरी पावर नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा कोर्ट है वो आगे है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 143, यहाँ पे ये एडवाइस भी नहीं दे सकता, तो इस केस में भी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट आगे है। जो जुडिशियल रिव्यू है इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इंडिया का में जो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो जुडिशियल रिव्यू का पैटर्न है वो बहुत वाइड है, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के ही कंसेप्ट से हमने लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर ज़्यादा है। इट डिफेंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि यहाँ पे कोर्ट क्या देखता है इंडिया के अंदर कि लॉ बना दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो लॉ फॉलो किया गया है, वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी सिटीजन के राइट्स को डिफेंड करने की बात करता है तो। और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इट डिफेंड राइट ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, मतलब भी हमारे यहाँ तो देखा है अभी कोई कानून बढ़ा दिया, मान लो कि पहले कानून पुलिस में कोई कानून है, आईपीसी का कोई कानून है कि भाई हाँ एविडेंस हैं और ये एविडेंस मिले हैं, फिर अरेस्ट वारंट लेके आए हैं, फिर आदमी को अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे ये नहीं देखते अमेरिका के अंदर कि भाई हाँ कानून के अकॉर्डिंग चले हैं कि नहीं चले। अमेरिका का कोर्ट ये भी देखता है कि कानून सही भी है कि नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि कानून के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का कोर्ट ये देखता है कि कानून एक्चुअल में सही था कि गलत था, ये भी देखा जाता। तो यहाँ पे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो आगे है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो करता है। 7th पॉइंट क्या है, जुरिडिक्शन एंड द पावर कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि जो अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का भी, कहाँ कहाँ क्या क्या मैटर सुन सकता है, उस पावर को पार्लियामेंट है कानून बना के बड़ा कर सकता है, उसका दायरा इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जुरिडिक्शन एंड द पावर आर लिमिटेड टू दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही है कि भी आप यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सुन सकते हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और लिखी गई है कि जुरिडिक्शन है जो कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, वो पार्लियामेंट लॉ बना के कानून बना के वाइड भी कर सकती है, बड़ी भी कर सकती है, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, सुप्रिटेंडेंट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है हाई कोर्ट को, क्योंकि हम मैंने आपको बताया था ना, मान लो कि ये मैंने सर्कल बनाया, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, क्या है सुप्रीम कोर्ट है, इसी के नीचे हमारा क्या आएगा हाई कोर्ट आएगा, इसी के नीचे हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट आएंगे, ट्राइब्यूनल्स आएंगे, एनजीटी वगैरह आएंगे। तो हमारा क्या है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब ऊपर से ऑर्डर आता है और सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर जुडिशियल जो इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो कम है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में मान लो कि फेडरल कोर्ट है, जो सेंटर का कोर्ट है, वो स्टेट के कोर्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप इस तरह से डिसीजन दो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जो ये 8वें नंबर का पॉइंट है ना, जो इंटीग्रेशन का, सुप्रिटेंडेंट का, यहाँ पे शो करता है कि हमारा सुप्रीम जो कोर्ट है वो एक सेंटर की तरफ इशारा करता है, मतलब सेंट्रली बाइस्ड है, हम एक बांध के चीजों को रखते हैं। और 8वां पॉइंट फेडरलिज्म पे थोड़ा सा अटैक करता है, यूनिटरी सिस्टम ज्यादा है, फेडरल सिस्टम कम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना। हाई जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 124 है, इसमें जजेस के पहले कितना था अब कितने हैं, ये सारी जो मैंने आपको फर्स्ट जज केस बताया था, सेकंड जज केस बताया था, तो उनके अकॉर्डिंग देखना है आपने कि 1956 में कितने थे, 10 थे, फिर 11 हो गए, इस तरीके से स्टार्टिंग में बता देते, ये नहीं पूछेंगे। अभी देखना है आपको, ये वाला देख सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट का जो
एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 53वें नंबर के, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये आपको याद रखना है। रिलेटेड आर्टिकल एक बार और देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। आर्टिकल 124 ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करने की। दूसरा आर्टिकल 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता है। 124B फंक्शन ऑफ द कमीशन, बी जुडिशियल कमीशन कैसे फंक्शन करेगा। सी पावर ऑफ द पार्लियामेंट मेक न्यू लॉज। 125 में जजेस की सैलरी वगैरह के बारे में बात की जाती है। 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जाती है। आर्टिकल 127 में अडहोक जज को कैसे अपॉइंट करना उनकी बात की जाती है। आर्टिकल 128 में अटेंडेंस वगैरह जो रिटायर्ड जजेज हैं उनके भी कैसे अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड रखता है उनका 130 सीट के बारे में मैंने आपको बताया था ना। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है, दिल्ली में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेके वेस्ट बंगाल में भी सीट लगा सकते हैं, किसी साउथ के स्टेट में भी सीट लगा सकते हैं। तो ये इनका मैटर है, देख सकते हैं, अगर चाहें तो एक्स्ट्रा सीट भी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन जो याद रखने वाले मैटर हैं वो थोड़ा सा देख लो। एक तो आपने आर्टिकल 143 बिल्कुल याद रखना है, इसमें प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। आर्टिकल 142 एंड फोर्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ टू डिस्कवरी, मतलब कि आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की तरफ इशारा करता है। मतलब आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दे सकता है, मतलब कि किसी की नहीं सुनेगा कि मैंने ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, ये मेरा आदेश है किसी भी मैटर में। फिर आपने याद रखना है 145 रूल ऑफ कोर्ट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है। और आर्टिकल 147, जब ये हम बार बार यही बात कर रहे हैं ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, तो इस आर्टिकल का भी आपको पता होना चाहिए। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 147 में। तो आर्टिकल 147, आर्टिकल 145 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है, आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। एक आर्टिकल 32 जो क्या करता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंडर जिस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको सुप्रीम कोर्ट में याद रखनी है। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो मैं नहीं चाहती आप एकदम से आपके सिर से चीजें ऊपर से जाएं, तो थोड़ा सा समझ के हम इन चीजों को करेंगे।